स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन योगात्मक यौगिक डिस्कस कर रहे थे। योगात्मक यौगिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो द्विक लवण और दूसरा संकुल यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया, द्विक लवण वे योगात्मक यौगिक हैं जिनके जलीय विलयन से हम सभी आयनों का परीक्षण कर सकते हैं, और संकुल यौगिक वे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनके जलीय विलयन से सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। योगात्मक यौगिकों में द्विक लवण से बंधित धातु आयन और ऋण आयन के बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है, और आयनिक यौगिक जल में विलयशील होते हैं, इसलिए वो बंध आसानी से टूट जाता है और हम सभी आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिकों, उपसहसंयोजक यौगिकों, संकुल यौगिकों में उपस्थित बंध मजबूत होता है और नॉन पोलर नेचर का होने के कारण पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं ऐसे कंपाउंड, इसलिए उनके जलीय विलयन से सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अर्थात संकुल यौगिकों में धातु आयन और लिगेंडों के बीच जो बंध है वो उपसहसंयोजक प्रकृति के हैं, इसलिए वो जल में मुक्त नहीं हो पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द्विक लवण में मूल अभिकर्मक के धन व ऋण आयन के बीच जो बंध है वो आयनिक प्रकृति के हैं और वहाँ सहसंयोजक प्रकृति के हैं। द्विक लवण में जो ऋण आयन है और धन आयन है वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जबकि उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन लिगेंडों के साथ मिलकर एक संकुल आयन बना लेते हैं। इस कारण धातु आयन की पहचान बनी नहीं रहती है। उपसहसंयोजक यौगिकों में एक प्रकार की संयोजकता देखी जाती है, विशेष प्रकार की, जिसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड और मेटल आयन के बीच होती है, जिसे अपन बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो उपसहसंयोजन प्रकृति की होती है, इसलिए जल में टूट नहीं पाते हैं, उससे बंधित आयन रिलीज नहीं हो पाते हैं, और यही कारण होता है कि उनका हम जलीय विलयन से परीक्षण भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें दो तरह की संयोजकताएं देखी जाती हैं। एक संयोजकता तो प्राथमिक प्रकार की होती है और दूसरी संयोजकता द्वितीय प्रकार की होती है। प्राथमिक प्रकार की संयोजकता जल में विलयशील होती है। क्यों? प्राथमिक प्रकार की संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो आयनिक प्रकार की होती है, और द्वितीय प्रकार की संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सहसंयोजन या उपसहसंयोजन प्रकार की होती है, इसलिए उनका परीक्षण हम नहीं कर सकते हैं। द्विक लवण में एक से अधिक धन व ऋण आयन उपस्थित हो सकते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O कार्नेलाइट, जैसा कि हमने कल बताया था, कार्नेलाइट एक ऐसा कंपाउंड है, कार्नेलाइट एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने
चलिए विलयन में सभी आयनों को मुक्त करता है, अर्थात इसके चलिए विलयन से हम K प्लस Cl माइनस Mg+2 आयनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं। इसी तरह से कल हमने एक दूसरा एग्जाम्पल पोटासेलम का लिया था, K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस ग्रुप 24H2O पोटासेलम की हमने दो एग्जाम्पल्स लिए थे कल। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके चलिए विलयन से K प्लस SO4 माइनस 2 एंड Al+3 को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब ये अपने चलिए विलयन में सभी आयनों को रिलीज कर देता है, इसलिए उन सभी का हम टेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न यहाँ ये दे दिया जा सकता है कि द्विक लवण में जितने भी आयन्स होते हैं वो सभी प्राथमिक संयोजकता से बंधित है, और हम जानते हैं प्राथमिक संयोजकता आयनन प्रकार की है, इसलिए आयनिक यौगिक जल में विलयशील होने के कारण उससे बंधित आयन जल में मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें संकुल यौगिक, तो संकुल यौगिक में या नेक्स्ट ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेना, फोर्थ पॉइंट ये सारे नोट कर सकते हो आप। इसके अंदर नेक्स्ट अपन देखें फोर्थ पॉइंट, संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकताएं देखी जाती है। संयोजकता उपस्थित होती है, जिन्हें प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता आयनन प्रकार की होती है, इसलिए उससे बंधित आयन जल में मुक्त हो जाते हैं, और द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजन प्रकार की होती है, इसलिए उससे बंधित आयन जल में मुक्त नहीं हो पाते हैं। और इस कारण जिसे अपन कॉम्प्लेक्स बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, उससे बंधित आयनों को हम जल में उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उनका परीक्षण नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ जो संयोजकता है इनमें एक ही प्रकार की संयोजकता देखी जाती है, इनमें आयन्स प्राथमिक संयोजकता से बंधित होते हैं। द्विक लवणों में सभी आयन प्राथमिक संयोजकता से बंधित हैं, जबकि संकुल यौगिकों में उपस्थित आयनों के बीच दो तरह की संयोजकताएं देखी जाती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो आयनन प्रकार की हो जाती है, और द्वितीयक संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उपसहसंयोजन प्रकार की होती है। तो यहाँ हम इजीली डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में अंतर कर सकते हैं। आप इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, संकुल यौगिकों में जो बॉन्डिंग है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। वर्नर के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्नर की जो ये थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित नहीं है। वर्नर के सिद्धांत से के बाद में
जो बोर ने जो थ्योरी दी थी, बोर की थ्योरी बाद में आई थी। वर्नर ने उससे पहले 1893 में एक सिद्धांत दिया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित नहीं होता, और इसके सिद्धांत के हिसाब से प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताओं को समझाया गया था कि किस तरह से संकुल यौगिकों में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसी देखी जाती है जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं कहते हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट तक ज़्यादातर जो वर्क था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कुछ एक वर्क हुए, उनमें से सबसे मेन जो काम था वर्नर का था, जिसमें संकुल यौगिकों में बंधन की प्रकृति को समझाने में बहुत सहायता मिलती है। वर्नर ने अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड दोनों की रिएक्शंस करवाई और दोनों की रिएक्शन के द्वारा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए, जिसमें कोबाल्ट और एमीन अणुओं के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी। इनमें से मेन जो कंपाउंड थे उनको मैं यहाँ पे वर्नर के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने से पहले, वर्नर के सिद्धांत के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे पहले वर्नर के सिद्धांत का जो बैकग्राउंड है थोड़ा उससे अपन जान लेते हैं कि वर्नर के सिद्धांत की इम्पोर्टेंस क्या है, वर्नर का सिद्धांत क्यों दिया गया, क्या समस्या थी उस टाइम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड। और दूसरा यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से जिसको बेसिक अपन ने, जहाँ से मैंने एडिटिव कंपाउंड्स लिए जिनको डिवाइड किया मैंने द्विक लवण और जटिल यौगिक में, संकुल यौगिक में, और उसके बाद अपन वर्नर की थ्योरी लेते हैं, वर्नर की थ्योरी के एप्लीकेशंस लेते हैं। ये सारा सेकेंड ईयर में दे रखा है। मैं इस टॉपिक को फाइनल और सेकेंड ईयर के साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग की छूट गई थी या जैसे भी रिवाइज हो जाए वो आप लोगों से छूट गई होंगी, वो रिवाइज हो जाए तो उसके लिए अपन इसको साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद दोनों को सेपरेट कर देंगे टॉपिक्स, क्योंकि वहाँ से वीबीटी की जो लिमिटेशंस है, फाइनल ईयर वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए दिया गया सिद्धांत था, वो सारा आप सेकेंड ईयर की क्लासों में पढ़ चुके हो। सेकेंड ईयर में वीबीटी स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल ईयर में फिर अपन वीबीटी की जो कमियाँ थी वहाँ से ले लेंगे। उससे पहले हमें वर्नर की थ्योरी जो अभी फाइनल के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पहले भी पढ़ रखी है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हुए इसमें आपको इतना बता रहा हूँ कि वर्नर ने जो कंपाउंड बनाए थे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंपाउंड बनाए थे। इनमें से मेन कंपाउंड्स जो हैं वो मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे वर्नर सिद्धांत, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर्स थ्योरी, वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था 1893 में दिया था, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग, संकुल यौगिकों में बंधन, संकुल यौगिकों में बंधन बॉन्डिंग को समझाने के लिए दिया गया था। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वर्नर ने अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड, वर्नर ने अमोनिया NH3 प्लस COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करवाई और इनकी रिएक्शन के द्वारा उसने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, जैसे CONH3 का होल 6, Cl3, CONH3 का होल 5
Cl, Cl2, CO, NH3 का मोल 5, H2O, Cl3, CO, NH3 का मोल 4, Cl2, Cl, CO, NH3 का मोल 3, Cl3। जो कुछ एक मेन कंपाउंड है वो मैंने यहाँ लिखे। वर्नर ने NH3 और कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन से ये कंपाउंड्स बनाए और इन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से जो आंकड़े प्राप्त हुए उनका एनालिसिस करके उसने एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी वर्नर के सिद्धांत के आधार पर हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात पता चली और वर्नर ने ही बताया कि किस तरह से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरह की वैलेंसियाँ समतुल्य यौगिकों में होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।